नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना। मोहम्मद भाई। फारस रोड से आप उस तरफ गली में चले जाइए जो सफेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूं तो बंबई में कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट होते हैं, मगर ये रेस्टोरेंट इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरीद है कि ये उस इलाके में है वाकई जहां भांत भांत की लौंडियां बसती है। एक जमाना गुजर चुका है, बस आप यही समझिए कि 20 बरस के करीब जब मैं उन रेस्टोरेंटों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफेद गली से आगे निकलकर प्ले हाउस आता है, उधर दिन भर हा हू लगी रहती है। सिनेमा के शो दिन भर चलते हैं। चंपियां होती थी। सिनेमा घर गालिबन 4 थे। उनके बाहर घंटियां बजा बजा कर बड़े समात पाश तरीके पर लोगों को मूत करते। आओ आओ, 2 आने में फर्स्ट क्लास खेल, 2 आने में। बाअज़ औकात ये घंटियां बजाने वाले जबरदस्ती लोगों को अंदर धकेल देते थे। बाहर कुर्सियों पर चंपी कराने वाले बैठे होते थे, जिनकी खोपड़ियों की मरम्मत बड़े स्टाइलिश तरीके से की जाती थी। मालिश अच्छी चीज है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बंबई के रहने वाले इसके इतने गिरविदा क्यों हैं। दिन को और रात को हर वक्त उन्हें तेल मालिश की जरूरत महसूस होती। अगर आप चाहें तो रात के 3 बजे बड़ी आसानी से तेल मालिशिया बुला सकते थे। यूं भी सारी रात आप ख्वाह बंबई के किसी कोने में हो, ये आवाज आप यकीन सुनते रहेंगे, पी पी पी। ये पी चंपी का मुसफ़फ़ है। फारस रोड यूं तो एक सड़क का नाम है, लेकिन दरअसल ये उस पूरे इलाके से मंसूब है जहां बेसवाएं बस्ती हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है। इसमें कई गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन सहूलत के तौर पर इसकी हर गली को फारस रोड या सफेद गली कहा जाता है। इसमें सैकड़ों जंगला लगी दुकानें हैं जिनमें मुख्तलिफ रगो सीन की औरतें बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं। मुख्तलिफ दामों पर 8 आने से 8 रुपए तक, 8 रुपए से 100 रुपए तक हर दाम की औरत आपको इस इलाके में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, गर्जे की हर किस्म की औरत आपको यहाँ से दस्तयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी होती हैं माफ कीजिए, इसके मुतल्लिक आप मुझसे कुछ ना पूछिए। बस औरतें होती हैं और उनको गाहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नहीं ये क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बाअज़ तो रेस्तोरेंट चलाते जिनके बाहर बोर्डों पर ऊपर नीचे कीड़े मकोड़े की शक्ल में कुछ लिखा होता। मालूम नहीं क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं। एक गली है जिसका नाम अर्बन सेन है। वहाँ के लोग उसे अरब गली कहते हैं। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे जो खुद को मोतियों के व्यापारी कहते हैं। बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। उस गली में मुझे एक कमरा मिल गया था जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बंद था। हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उसका किराया 9.5 रुपए माहवार था। आपका अगर बंबई में क़याम नहीं रहा तो शायद आप मुश्किल से यकीन करें कि वहाँ किसी को किसी और से सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको उसकी खबर हो जाए। मगर वहाँ अरब गली में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम था मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई रामपुर का रहने वाला था। अव्वल दर्जे का फकैत, गतके और बनोट के फन में यकता।
मैं जब अरब गली में आया तो होटल में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात ना हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था, लेकिन मुझे मोहम्मद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक था, क्योंकि उसके मुतल्लिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थी कि 20-25 आदमी अगर लाठियों से मुसल्ला होकर उस पर टूट पड़े तो वो उसका बाल तक बाका नहीं कर सकते। 1 मिनट के अंदर वो सबको चित कर देता, और ये कि उस जैसा छुरी मार सारी बंबई में नहीं मिल सकता। ऐसी छुरी मारता है कि जिसके लगते ही पता भी नहीं चलता, 100 कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और आखिर एकदम ढेर हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये उसके हाथ की सफाई है। उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नहीं था, लेकिन यूं उसके मुतल्लिक और बातें सुन सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि मैं उसे देखूं, उससे बातें ना करूं, लेकिन करीब से देख लूं कि वो कैसा है। उस तमाम इलाके पर उसकी शख्सियत छाई हुई थी। वो बहुत बड़ा दादा यानी बदमाश था, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते थे कि उसने किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लंगोट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख दर्द का शरीक है। अरब गली, सिर्फ अरब गली ही नहीं, आसपास जितनी गलियां थी उनमें जितनी नादार औरतें थी, सब मोहम्मद भाई को जानती थी, क्योंकि वो अक्सर उनकी माली इमादत करता रहता था। लेकिन वो खुद उनके पास नहीं जाता था, अपने किसी खुर्द शागिर्द को भेज देता था और उनकी खैरियत दरियाफत कर लिया करता था। मुझे मालूम नहीं कि उसकी आमदनी के क्या जराए थे। अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था। उसके पास एक छोटा सा तांगा था जिसमें बड़ा तंदुरुस्त टट्टू जूता होता था। उसको वो खुद चलाता था। साथ 2 या 3 शागिर्द होते थे, बड़े बाअदब। भिंडी बाजार का एक चक्कर लगाया, किसी दरगाह में होकर वो उस तांगे में वापस अरब गली आ जाता और किसी ईरानी होटल में बैठकर अपने शागिर्दों के साथ गतके और बनोट की बातों में मसरूफ हो जाता। मेरी खोली के साथ ही एक और खोली थी जिसमें मारवाड़ का एक मुसलमान रक्कास रहता था। उसने मुझे मोहम्मद भाई की सैकड़ों कहानियां सुनाई थी। उसने मुझे बताया था कि मोहम्मद भाई की 1 लाख रुपया आमदनी है। उसको एक मर्तबा हैजा हो गया था। मोहम्मद भाई को पता चला तो उसने फॉरेस्ट रोड के तमाम डॉक्टर उसकी खोली में इकट्ठे कर दिए और उनसे कहा, देखो, अगर आशिक हुसैन को कुछ हो गया तो मैं सबका सफाया कर दूंगा। आशिक हुसैन ने बड़े अकीदत मंदाना लहजे में मुझसे कहा, मंटो साहब, मोहम्मद भाई फरिश्ता हैं, फरिश्ता। जब उसने डॉक्टर को धमकी दी तो वो सब कांपने लगे। ऐसा लगा कि इलाज किया कि मैं 2 दिन में ठीक ठाक हो गया। मोहम्मद भाई के मुतल्लिक मैं अरब गली के गंदे और वाहियात रेस्टोरों में और भी बहुत कुछ सुन चुका था। एक शख्स ने, जो गालिबन उसका शागिर्द था और खुद को बहुत बड़ा कैद समझता था, मुझसे ये कहा कि मोहम्मद दादा अपने नेफे में एक ऐसा आबदार खंजर उड़स के रखता है जो उस तरह की तरह शेव भी कर सकता है, और ये खंजर नियाम में नहीं होता, खुला रहता है, बिल्कुल नंगा, और वो भी उसके पेट के साथ। उसकी नोक इतनी तीखी है कि अगर बातें करते हुए, झुकते हुए उससे जरा सी गलती हो जाए तो मोहम्मद भाई का एकदम काम तमाम होके रह जाए। जाहिर है उसको देखने और उससे मिलने का इत्शियाक दिन बर दिन मेरे दिलो दिमाग में बढ़ता गया। मालूम नहीं मैंने अपने तस्वुर में उसकी शक्लो सूरत का क्या नक्शा तैयार किया था। बहरहाल इतनी मुद्दत के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक कवि हैकल इंसान को अपनी आंखों के सामने देखता था जिसका नाम मोहम्मद भाई था। उस किस्म का आदमी जोहर को लैस साइकिलों पर इश्तिहार के तौर पर दिया जाता था। मैं सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाता था और रात को 10 बजे के करीब खाने वाने की फौरिंग होकर वापस आकर फौरन सो जाता था। इस दौरान मेरी मोहम्मद भाई से कैसे मुलाकात हो सकती थी? मैंने कई मर्तबा सोचा कि काम पर ना जाऊं और सारा दिन अरब गली में गुजार कर मोहम्मद भाई को देखने की कोशिश करूं, मगर अफसोस कि मैं ऐसा ना कर सका, इसलिए कि मेरी मुलाजिमत ही बड़ी वाहियात किस्म की थी। मोहम्मद भाई से मुलाकात करने की सोच ही रहा था कि अचानक इन्फ्लुएंजा ने मुझ पर जबरदस्त हमला कर दिया। ऐसा हमला कि मैं बौखला गया। खतरा था कि ये बिगड़ कर निमोनिया में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि अरब गली के एक डॉक्टर ने यही कहा था। मैं बिल्कुल तने तनहा था।
मेरे साथ जो एक आदमी रहता था उसको पूना में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसकी रिफाकत भी नसीब नहीं थी। मैं बुखार में फुका जा रहा था। इस कदर प्यास थी कि जो पानी खोली में रखा था वो मेरे लिए नाकाफी था, और दोस्त यार कोई पास नहीं था जो मेरी देखभाल करता। मैं बहुत सख्त जान हूँ, देखभाल की मुझे अमूमन जरूरत महसूस नहीं हुआ करती, मगर मालूम नहीं कि वो किस किस्म का बुखार था, इन्फ्लुएंजा था, मलेरिया था या और क्या था, लेकिन उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं बिलबिलाने लगा। मेरे दिल में पहली मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास कोई हो जो मुझे दिलासा दे। दिलासा ना दे तो कम अज कम 1 सेकंड के लिए अपनी शक्ल दिखा के चला जाए, ताकि मुझे खुशगवार एहसास हो कि मुझे पूछने वाला कोई है। 2 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा, तकलीफ भरी करवटें लेता रहा, मगर कोई ना आया। आना भी किसे था? मेरी जान पहचान के आदमी ही कितने थे? 2 या 3 या 4, और वो इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत का इल्म भी नहीं हो सकता था। और फिर वहां बंबई में कौन किसको पूछता है? कोई मरे या जिए, उनकी बला से। मेरी बहुत बुरी हालत थी। आशिक हुसैन डांसर की बीवी बीमार थी, इसलिए वो अपने वतन जा चुका था। ये मुझे होटल के छोकरे ने बताया। अब मैं किसको बुलाता? बड़ी निडाल हालत में था और सोच रहा था कि खुद नीचे उतरूं और किसी डॉक्टर के पास जाऊं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ख्याल किया कि होटल का छोकरा, जिसे बंबई की जबान में बाहर वाला कहते हैं, होगा। बड़ी मरियल आवाज में मैंने कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और एक छर्रे बदन का आदमी, जिसकी मूछ मुझे सबसे पहले दिखाई दी, अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूछ ही सब कुछ थी। मेरा मतलब ये है कि अगर उसकी मूछें ना होती तो बहुत मुमकिन है कि वो कुछ भी ना होता। उसकी मूछों ही से ऐसा मालूम होता था कि उसके सारे वजूद को जिंदगी बख्श रखी है। वो अंदर आया और अपनी केसर विलियम जैसी मूछों को एक उंगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया। उसके पीछे पीछे 3-4 आदमी थे, अजीबो गरीब वज़ाकता के। मैं बहुत हैरान था कि ये कौन है, मेरे पास क्यों आए हैं। केसर विलियम जैसी मूछे और छर्रे बदन वाले ने मुझे बड़े नरमो नाजुक आवाज में कहा, वमटो साहब, आपने हद कर दी। साला, मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मंटो का वमटो बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा मैं इस मूड में भी नहीं था कि मैं उसकी इस्लाह करता। मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूछों से सिर्फ इतना कहा, आप कौन हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, मोहम्मद भाई। मैं उठकर बैठ गया। मोहम्मद भाई? तो आप मोहम्मद भाई हैं, मशहूर दादा। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन फौरन मुझे अपने बेड़ेपन का एहसास हुआ और रुक गया। मोहम्मद भाई ने छोटी उंगली से अपनी मूछों के करखत बाल जरा ऊपर किए और जोर से मुस्कुराए। हाँ वमटो भाई, मैं मोहम्मद हूँ, यहाँ का मशहूर दादा। मुझे बाहर वालों से मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। साला, ये भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर ना की। मोहम्मद भाई का मस्तक फिर जाता जब कोई ऐसी बात होती। मैं जवाब में कुछ कहने वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुखातिब होकर कहा, अरे क्या नाम है तेरा? जा, भाग के जा। और क्या नाम है उस डॉक्टर का? समझ गए ना? उससे कहना कि मोहम्मद भाई तुझे बुलाता है। एकदम जल्दी आ, एकदम जल्दी आ, एकदम सब काम छोड़ दे और जल्दी आ। और देखना, साले से कहना सब दवाएं लेता आए। मोहम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया था वो एकदम चला गया। मैं सोच रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो तमाम दास्तानें मेरे बुखार आलूद दिमाग में चल फिर रही थी, जो मैं उसके मुतल्लिक लोगों से सुन चुका था। लेकिन गडमट सूरत में, क्योंकि बार बार उसको देखने की वजह से उसकी मूछें सब पर छा जाती थी। बड़ी खौफनाक मगर बड़ी खूबसूरत मूछें थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि उस चेहरे को, जिसके खदोखाल बड़े मुलायम और नरमो नाजुक हैं, सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए ये मूछें रखी गई हैं। मैंने अपने बुखार आलूद दिमाग में ये सोचा कि ये शख्स दर हकीकत उतना खौफनाक नहीं जितना इसने खुद को जाहिर कर रखा है। खोली में कुर्सी नहीं। मैंने मोहम्मद भाई से कहा वो मेरी चारपाई पर बैठ जाएं, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े रूखे से लहजे में कहा, ठीक है, हम खड़े रहेंगे। फिर उसने टहलते हुए, हालांकि उसने खोली में उस अय्याशी की कोई गुंजाइश नहीं थी, कुर्ते का दामन उठाकर पजामे के नफे से एक खंजर निकाला। मैं समझा चांदी का है। इस कदर लचक रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ।
ये खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा। जो बाल उसकी जद पे आए सब साफ हो गए। उसने इस पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और नाखून तराशने लगा। उसकी आमद ही से मेरा बुखार कई दर्जे नीचे उतर गया। मैंने अब किसी कदर होशमंद हालत में उससे कहा, मोहम्मद भाई, ये छुरी तुम इस तरह अपने नेफे में यानी बिल्कुल अपने पेट के साथ रखते हो, इतनी तेज है, क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? मोहम्मद ने खंजर से अपने नाखून की एक काश बड़ी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया, वमटो भाई, ये छुरी दूसरों के लिए है। ये अच्छी तरह जानती है साली, अपनी चीज है, मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगी। छुरी से जो रिश्ता उसने कायम किया था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कोई माँ बाप कहें कि ये मेरा बेटा है या बेटी है। उसका हाथ मुझ पर कैसे उठ सकता है? डॉक्टर आ गया। उसका नाम पिंटू था और मैं वमटो। उसने मोहम्मद भाई को अपने क्रिश्चियन अंदाज में सलाम किया और पूछा कि मामला क्या है। जो मामला था वो मोहम्मद भाई ने बयां कर दिया, मुख्तसर लेकिन कड़े अल्फाज में, जिनमें तय हुक्म था कि देखो, अगर तुमने वमटो भाई का इलाज अच्छी तरह ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर पिंटू ने फर्माबरदार लड़के की तरह अपना काम किया। मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगा, मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफसील पूछी। इसके बाद उसने मुझसे नहीं, मोहम्मद भाई से कहा, कोई फिक्र की बात नहीं है, मलेरिया है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। मोहम्मद भाई मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। उसने डॉक्टर पिंटू की बात सुनी और खंजर से अपनी गलाई के बाल उखाड़ते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इंजेक्शन देना है तो दे, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो डॉक्टर पिंटू कांप गया। नहीं मोहम्मद भाई, सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद भाई ने खंजर अपने नेफे में उड़स लिया। तो ठीक है, तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और सिरिंज निकाली। ठहरो ठहरो, मोहम्मद भाई घबरा गया था। डॉक्टर ने सिरिंज फौरन बैग में वापस रख दी और मिमियाते हुए मोहम्मद भाई से मुखातिब हुआ, क्यों? बस, मैं किसी को सुई लगते नहीं देख सकता। ये कहकर वो खोली से बाहर चला गया। उसके साथी भी चले गए। डॉक्टर पिंटो ने मेरे कोनेन का इंजेक्शन लगाया बड़ा सलीके से, वरना मलेरिया का ये इंजेक्शन बड़ा तकलीफ देह होता है। जब वो फॉरिंग हुआ तो मैंने उसकी फीस पूछी। उसने कहा 10 रुपए। मैं तकिए के नीचे से अपना बटवा निकाल रहा था कि मोहम्मद भाई अंदर आ गया। उस वक्त मैं 10 रुपए का नोट डॉक्टर पिंटो को दे रहा था। मोहम्मद भाई ने गजब आलूद निगाहों से मुझे और डॉक्टर को देखा और गरज कर कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, फीस दे रहा हूँ। मोहम्मद भाई डॉक्टर पिंटो से मुखातिब हुआ, साली ये फीस कैसे ले रहे हो? डॉक्टर पिंटो बौखलाया हुआ था। मैं कब ले रहा हूँ? ये दे रहे थे। साला, हमसे फीस लेते हो, वापस करो ये नोट। मोहम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर जैसी तेजी थी। डॉक्टर पिंटो ने मुझे नोट वापस कर दिया और बैग बंद करके मोहम्मद भाई से माजरत तलब करते हुए चला गया। मोहम्मद भाई ने एक उंगली से अपनी कांटों जैसी मूंछों को ताव दिया और मुस्कुराया, वमटो भाई, ये भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले? तुम्हारी कसम अपनी मूंछें मुंडवा देता अगर इस साले ने फीस ली होती। यहाँ सब तुम्हारे गुलाम है। थोड़े से तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, तुम मुझे कैसे जानते हो? मोहम्मद भाई की मूछें थरथराई। मोहम्मद भाई किसे नहीं जानता, हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। हमारी CID है, वो हमें बताती रहती है कौन आया है, कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है, कौन बुरी हालत में है। तुम्हारे मुतल्लिक हम सब कुछ जानते हैं। मैंने अजराहे तुफन पूछा, क्या जानते हैं आप? साला, हम क्या नहीं जानते, तुम अमृतसर के रहने वाले हो, कश्मीरी हो, यहाँ अखबारों में काम करते हो। तुमने बिस्मिल्ला होटल के 10 रुपए देने हैं, इसलिए तुम उधर से नहीं गुजरते। भिंडी बाजार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तुम 20 रुपए 10 आने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। मैं पानी पानी हो गया। मोहम्मद भाई अपनी करख्त मूछों पर एक उंगली फेरी और मुस्कुरा कर कहा, वमटो भाई, कुछ फिक्र ना करो, तुम्हारे सब कर्ज चुका दिए गए हैं। अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने उन सालों से कह दिया है कि खबरदार, अगर वमटो भाई को तुमने तंग किया, और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाअल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे क्या कहूँ। बीमार था, कोनैन का टीका लग चुका था,
जिसके बाइस कानों में शाएं शाएं हो रही थी। इसके अलावा मैं उसके खुलूस के नीचे इतना दब चुका था कि अगर मुझे कोई निकालने की कोशिश करता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं सिर्फ इतना कह सका, मोहम्मद भाई, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुम खुश रहो। मोहम्मद भाई ने अपनी मूंछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। डॉक्टर पिंटो हर रोज सुबह शाम आता रहा। मैंने उससे कई मर्तबा फीस का जिक्र किया, मगर उसने कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं मिस्टर मंटो, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं एक पैसा भी नहीं ले सकता। मैंने सोचा ये मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है, यानी खौफनाक किस्म का, जिससे डॉक्टर पिंटो, जो बड़ा खसीस किस्म का आदमी है, डरता है और मुझसे फीस लेने की जरूरत नहीं करता। हालांकि वो अपनी जेब से इंजेक्शनों पर खर्च कर रहा है। बीमारी के दौरान में मोहम्मद भाई भी बिला नागा आता रहा। कभी सुबह आता, कभी शाम को, अपने 6-7 शागिर्दों के साथ, और मुझे हर मुमकिन तरीके से ढारस देता रहा कि मामूली मलेरिया है, तुम डॉक्टर पिंटो के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। 15 रोज के बाद मैं ठीक ठाक हो गया। इस दौरान में मोहम्मद भाई के हर खदो खाल को अच्छी तरह देख चुका था। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, वो छर्रे बदन का आदमी था। उसकी उम्र 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगे भी ऐसी थी, हाथ भला के फुर्तीले। उनसे जब वो छोटा तेजदार चाकू किसी दुश्मन पर फेंकता था तो वो सीधा उसके दिल में खुपता था। ये मुझे अरब गली में बताया गया था। उसके मुतल्लिक बेशुमार बातें मशहूर थी। उसने किसी को कत्ल किया था। मैं उसके मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। छुरी मार वो अव्वल दर्जे का था, बनोट और गतके का माहिर। यूं सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका था, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब मैं उसके खंजर के मुतल्लिक सोचता हूँ तो मेरे तन बदन पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। ये खौफनाक हथियार क्यों हर वक्त अपनी सलवार के नेफे में उड़े से रहता है। मैं जब अच्छा हो गया तो एक दिन अरब गली के 3rd क्लास चीनी रेस्तरों में उससे मेरी मुलाकात हुई। वो अपना वही खौफनाक खंजर निकाल कर अपने नाखून काट रहा था। मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, आजकल बंदूक पिस्तौल का जमाना है, तुम ये खंजर क्यों लिए फिरते हो? मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूंछों पर एक उंगली फेरी और कहा, वमटो भाई, बंदूक पिस्तौल में कोई मजा नहीं, उन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबाया और ठा, उसमें क्या मजा। ये चीज, ये खंजर, ये छुरी, ये चाकू, मजा आता है ना। खुदा की कसम, ये वो है तुम क्या कहा करते हो। हाँ, आर्ट। इसमें आर्ट होती है मेरी जान। जिसको चाकू या छुरी चलाने का आर्ट ना आता हो वो एकदम कंडम है। पिस्तौल क्या है? खिलौना है जो नुकसान पहुंचा सकता है, पर उसमें क्या लुत्फ आता है? कुछ भी नहीं। तुम ये खंजर देखो, इसकी तेज धार देखो। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लब लगाया और उसकी धार पर फेरा। इससे कोई धमका नहीं होता, बस यूं ही पेट के अंदर दाखिल कर दो, इस सफाई से कि उस साले को मालूम तक ना हो। बंदूक पिस्तौल सब बकवास है। मोहम्मद भाई से अब हर रोज किसी न किसी वक्त मुलाकात हो जाती। मैं उसका मानूने एहसान था, लेकिन जब मैं इसका जिक्र किया करता तो वो नाराज हो जाता। कहता था कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। जब मैंने कुछ तफ्तीश की तो मुझे मालूम हुआ कि फारस रोड के इलाके का वो एक किस्म का हकीम है। ऐसा हकीम जो हर शख्स की खबरगिरी करता है। कोई बीमार हो या कोई किसी तकलीफ में हो, मोहम्मद भाई उसके पास पहुंच जाता था, और ये उसकी CID का काम था, जो उसको हर चीज से बाखबर रखती थी। वो दादा था, यानी एक खतरनाक गुंडा, लेकिन मेरी समझ में अब भी नहीं आता था कि वो किस लिहाज से गुंडा था। खुदा वाहिद शाहिद है कि मैंने उसमें कोई गुंडापन नहीं देखा। एक सिर्फ उसकी मूछें थी जो उसको हैबतनाक बनाए रखती थी, लेकिन उसको उनसे प्यार था। वो उनकी इस तरह परवरिश करता था जिस तरह कोई अपने बच्चे की करे। उसकी मूछों का एक एक बाल खड़ा था जैसे खार पुश्त का। मुझे किसी ने बताया था कि मोहम्मद भाई हर रोज अपनी मूछों को बलाई खींचता है। जब खाना खाता है तो सालन भरी उंगलियों से अपनी मूछें जरूर मरोड़ता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूं बालों में ताकत आती है। मैं इससे पेशतर गालिबन कई मर्तबा कह चुका था कि उसकी मूछें बड़ी खौफनाक है। दरअसल मूछों का नाम ही मोहम्मद भाई था, या उस खंजर का जो उसकी तंग घेरे की सलवार के नेफे में हर वक्त मौजूद रहता था। मुझे उन दोनों चीजों से डर लगता था, ना मालूम क्यों।
मोहम्मद भाई यूं तो उस इलाके का बहुत बड़ा दादा था, लेकिन वो सबका हमदर्द था। मालूम नहीं उसकी आमदनी के जरिए क्या थे, पर वो हर हाजतमंद की बर वक्त मदद करता। उस इलाके की तमाम रंडियां उसको अपना पीर मानती थी। चूंकि वो माना हुआ गुंडा था, इसलिए लाजिम था कि उसका ताल्लुक वहां किसी तवायफ से होता। मगर मुझे मालूम हुआ कि इस किस्म के सिलसिले से उसका दूर का भी ताल्लुक नहीं रहता था। मेरी उसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। अनपढ़ था, लेकिन जाने क्यों वो मेरी इतनी इज्जत करता था कि अरब गली के तमाम आदमी रशक करते थे। एक दिन सुबह सवेरे दफ्तर जाते वक्त मैंने चीनी के होटल में किसी से सुना कि मोहम्मद भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि तमाम थाने वाले उसके दोस्त थे। क्या वजह हो सकती है? मैंने उसके आदमी से पूछा कि क्या बात हो गई है जो मोहम्मद भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने मुझसे कहा कि इसी अरब गली में एक औरत रहती है जिसका नाम शीरी बाई है। उसकी एक जवान लड़की है, उसको कल एक आदमी ने खराब कर दिया, यानी उसकी इस्मतदारी कर दी। शीरी बाई रोती हुई मोहम्मद भाई के पास आई। उसने कहा, तुम यहाँ के दादा हो, मेरी बेटी से फला आदमी ने ये बुरा किया, लानत है तुम पर कि तुम घर पर बैठे हो। मोहम्मद भाई ने ये मोटी गाली उस बुढ़िया को दी और कहा, तुम चाहती क्या हो? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम उस हरामजादे का पेट चाक कर दो। मोहम्मद भाई उस वक्त होटल में सेस पाव के साथ कीमा खा रहा था। ये सुनकर उसने अपने नेफे में से खंजर निकाला, इस पर अंगूठा फेरकर उसकी धार देखी और बुढ़िया से कहा, जा तेरा काम हो जाएगा। उसका काम हो गया। दूसरे मुआनों में जिस आदमी ने उस बुढ़िया की लड़की की इस्मतदारी की थी, आध घंटे के अंदर अंदर उसका काम तमाम हो गया। मोहम्मद भाई गिरफ्तार तो हो गया था, मगर उसने काम इतनी होशियारी से और चाबुक दस्ती से किया था कि उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी। इसके अलावा अगर कोई ऐनी शहादत मौजूद भी थी तो वो भी अदालत में बयान ना देती। नतीजा ये हुआ कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 दिन हवालात में रहा था, मगर उसको वहां कोई तकलीफ नहीं थी। पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब उसको जानते थे। लेकिन जब वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो मैंने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचक्का पहुंचाया है। उसकी मूछें जो खौफनाक तौर पर ऊपर को उठी होती थी, अब किसी कदर झुकी हुई थी। चीनी के होटल में उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके कपड़े जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे। मैंने उससे कत्ल के मुताल्लिक कोई बात ना की, लेकिन उसने खुद कहा, वमटो साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि साला देर से मरा। छुरी मारने में मुझसे गलती हो गई, हाथ टेढ़ा पड़ा, लेकिन वो भी उस साले का कसूर था। एकदम मुड़ गया और इसी वजह से सारा मामला कंडम हो गया, लेकिन मर गया जरा तकलीफ के साथ, जिसका मुझे अफसोस है। आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा रद्द अमल क्या होगा। यानी उसको अफसोस था कि वो उसे बातरीके एहसन कत्ल ना कर सका, और ये कि मरने में उसे जरा तकलीफ हुई थी। मुकदमा चलना था और मोहम्मद भाई इससे बहुत घबराता था। उसने अपनी जिंदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी। मालूम नहीं उसने इससे पहले भी कत्ल किए थे या नहीं, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक नहीं है, वो मजिस्ट्रेट, वकील और गवाह के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था, इसलिए कि उसका साबका उन लोगों से कभी पड़ा ही नहीं। वो बहुत फिक्रमंद था। पुलिस ने जब केस पेश करना चाहा और तारीख मुकर्रर हो गई तो मोहम्मद भाई बहुत परेशान हो गया। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाजिर हुआ जाता है, इसके मुताल्लिक उसको कतई मालूम नहीं था। बार बार वो अपनी करकत मूंछों पर उंगलियां फेरता और मुझसे कहता, वमटो साहब, मैं मर जाऊंगा पर कोर्ट नहीं जाऊंगा। साली मालूम नहीं कैसी जगह है। अरबी गली में उसके कई दोस्त थे, उन्होंने उसे ढारस दी और मामला संगीन नहीं है। कोई गवाह मौजूद नहीं, एक सिर्फ उसकी मूछें हैं जो मजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ यकीनी तौर पर कोई मुखालिफ जज्बा पैदा कर सकती हैं। जैसे कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूं कि उसकी सिर्फ मूछें ही हैं जो उसको खौफनाक बनाती हैं। अगर ये ना होती तो हरगिज दादा दिखाई ना देता।
उसने बहुत गौर किया। उसकी जमानत थाने में ही हो गई थी, अब उसे अदालत में पेश होना था। मजिस्ट्रेट से वो बहुत घबराता था। ईरानी के होटल में जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। उसको अपनी मूंछों के मुतल्लिक बड़ी फिक्र थी। वो सोचता था कि उनके साथ अगर वो अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुमकिन है उसको सजा हो जाए। आप समझते होंगे कि ये कहानी है, मगर ये वाकया है कि वो बहुत परेशान था। उसके तमाम शागिर्द हैरान थे, इसलिए कि वो कभी हैरान परेशान नहीं हुआ था। उसको मूंछों की फिक्र थी, क्योंकि उसके बाज़ करीबी दोस्तों ने उससे कहा था, मोहम्मद भाई, कोर्ट में जाना हो तो इन मूंछों के साथ कभी ना जाना, मजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा। और वो सोचता था, हर वक्त सोचता था कि उसकी मूंछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकता। उसने अपना खंजर मालूम नहीं जो पहली मर्तबा खून आशना था, यहाँ इससे पहले कई मर्तबा हो चुका था, अपने नेफे से निकाला और होटल के बाहर गली में फेंक दिया। मैंने हैरत भरे लहजे में उससे पूछा, मोहम्मद भाई ये क्या? कुछ नहीं वमटो भाई, बहुत घोटाला हो गया है, कोर्ट में जाना है। यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी मूछें देखकर वो जरूर तुम्हें सजा देगा। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं क्या बोल सकता था? मैंने उसकी मूंछों की तरफ देखा जो वाकई ही बड़ी खौफनाक थी। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मोहम्मद भाई बात तो ठीक है, तुम्हारी मूंछें मजिस्ट्रेट के फैसले पर जरूर असर अंदाज होंगी। सच पूछो तो जो कुछ होगा तुम्हारे खिलाफ नहीं, मूंछों के खिलाफ होगा। तो मैं मुंडवा दूं? मोहम्मद भाई ने अपनी चेती मूंछों पर बड़े प्यार से उंगलियां फेरी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है जो कुछ भी हो वो तुम ना पूछो, लेकिन यहाँ हर शख्स का यही ख्याल है कि मैं इन्हें मुंडवा दूं ताकि वो साला मजिस्ट्रेट मेहरबान हो जाए। तो मुंडवा दूं वमटो भाई? मैंने कुछ तकल्लुफ के बाद उससे कहा, हाँ अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुंडवा दो, अदालत का सवाल है और तुम्हारी मूछें वाकई ही बड़ी खौफनाक हैं। दूसरे दिन मोहम्मद भाई ने अपनी मूछें, अपनी जान से अजीज मूछें मुंडवा डाली, क्योंकि उसकी इज्जत खतरे में थी। लेकिन सिर्फ दूसरे के मशवरे पर मिस्टर F.H. टैग की अदालत में उसका मुकदमा पेश हुआ। मूछों के बगैर मोहम्मद भाई पेश हुआ। मैं भी वहां मौजूद था। उसके खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खतरनाक गुंडा करार देते हुए तड़ी पार यानी सूबा बदर कर दिया। उसको सिर्फ एक दिन मिला था जिसमें उसे अपना तमाम हिसाब किताब तय करके बंबई छोड़ देना था। अदालत से बाहर निकलकर उसने मुझसे कोई बात न की। उसकी छोटी बड़ी उंगलियां बार बार बालाई होठ की तरफ बढ़ती थी, मगर वहां कोई बाल ही नहीं था। शाम को जब उसे मुंबई छोड़कर कहीं और जाना था, मेरी उसकी मुलाकात ईरानी के होटल में हुई। उसके 10-20 शागिर्द आसपास कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे कोई बात न की। मूंछों के बगैर वो बहुत शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत मगमूम है। उसके पास कुर्सी पर बैठकर मैंने उससे कहा, क्या बात है मोहम्मद भाई? उसने जवाब में एक बहुत बड़ी गाली खुदा मालूम किसको दी और कहा, साला मोहम्मद अब भाई ही नहीं रहा। मुझे मालूम था कि वो सूबा बदर किया जा चुका है। कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, यहाँ नहीं तो किसी और जगह सही। उसने तमाम जगहों को बेशुमार गलियां दी। साला अपन को ये गम नहीं यहाँ रहें या किसी और जगह रहें, ये साला मूछें क्यों मुंडवाई? फिर उसने उन लोगों को जिन्होंने उसको मूछें मुंडवाने का मशवरा दिया था 1 करोड़ गालियां दी और कहा, साला अगर मुझे तड़ी पार ही होना पड़ता तो मूछों के साथ क्यों ना हुआ। मुझे हंसी आ गई। वो आंख बगुला हो गया। साला तुम कैसा आदमी है वमटो? हम सच कहता है, खुदा की कसम हमें फांसी लगा देते, पर ये बेवकूफी तो हमने खुद की। आज तक किसी से ना डरा था, साला अपनी मूंछों से डर गया। ये कहकर उसने 2 हत्र अपने मुंह पर मारा। मोहम्मद भाई लानत है तुझ पर, साला अपनी मूंछों से डर गया। जा अपनी माँ के। और उसकी आंखों में आंसू आ गए जो उसके मूंछों के बगैर चेहरे पर कुछ अजीब से दिखाई देते थे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।